नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, और थोड़ी खेल की दुनिया की भी बातें हैं। आज हम इन तमाम जानकारियों के सागर में समझिए गोता लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो चलिए इन खबरों की तह तक चलते हैं। आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करेंगे और देखेंगे कि दुनिया के कुछ हिस्सों में तनाव क्यों बढ़ रहा है, जैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। अमेरिकी सरकार के कामकाज के रुकने की खबर है। उधर एलन मस्क की दौलत वो तो आसमान छू रही है, और भारत यूरोप के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये सब कैसे जुड़ा है, आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज की तारीख से, 2 अक्टूबर। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इसे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये फैसला मुझे याद है जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया था। मकसद था कि दुनिया में शांति और सहनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। ये दिन गांधी जी के शांतिपूर्ण दुनिया का संदेश की याद दिलाता है। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी मिशन है, वो एक खास कार्यक्रम भी कर रहा है। अक्सर इस मौके पर गांधी जी का वो प्रिय भजन याद आता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। हाँ, और ये दिलचस्प है कि हम आज अहिंसा दिवस मना रहे हैं क्योंकि ये हमें शांति के उसूलों की याद दिलाता है। लेकिन साथ ही ये दिन एक तरह का, आप कह सकती हैं, विरोधाभास भी उजागर करता है। जब हम देखते हैं कि दुनिया के कई कोनों में तनाव और हिंसा वो तो जारी है, तो ये एक आदर्श है जिसे हम पाना चाहते हैं, पर हकीकत अक्सर काफी अलग होती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विरोधाभास को दिखाती हुई एक चिंताजनक खबर पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहां से आ रही है। पिछले 3 दिनों से वहां राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर काफी हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और दुख की बात यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़पें हुई हैं, उनमें खबर है कि 12 आम नागरिकों की मौत हो गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक नीलम ब्रिज और कुछ दूसरी जगहों पर 8 लोग मारे गए। बाग जिले के धीरकोट इलाके में 4 लोगों की मौत हुई है, और मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी 2-2 लोगों के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के ये भी कहना है कि ये प्रदर्शन पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में जो कथित हवाई हमले हुए थे, उसके बाद भड़के हैं, जिनमें पाकिस्तानी वायुसेना के J-17 जेट्स शामिल थे, और कहा जा रहा है करीब 30 नागरिक मारे गए थे। हाँ, और इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के एक प्रवक्ता हैं नासिर अजीज खान। उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो 60वां सत्र चल रहा है, उसमें दखल देने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकारों का संकट गहराता जा रहा है, और उन्होंने सदस्य देशों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की याद दिलाई है, जैसे वियना घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय संघर्ष जो है वो फौरन अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। मानवाधिकारों और संचार की बात करें तो अफगानिस्तान से भी एक खबर है। वहां 72 घंटे तक पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद थीं। कल इन्हें बहाल तो कर दिया गया, लेकिन अब लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्पीड बहुत धीमी है, तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, और इस पर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूह ने भी चिंता जताई है। उनका मानना है कि इतने लंबे समय तक संचार बंद रहने से मतलब लोग दुनिया से कट जाते हैं, एक तो। दूसरा, जरूरी मानवीय मदद पहुंचाने में दिक्कत आती है, और देश की जो पहले से ही नाजुक सामाजिक आर्थिक हालत है, वो और बिगड़ने का खतरा रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि आज के दौर में कम्युनिकेशन लाइंस कितनी जरूरी हैं, सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए भी। बिल्कुल। अब एक और तनाव वाली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। ये गाजा पट्टी के पास बन रही है। करीब 500 कार्यकर्ता, जिनमें पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला मंडेला और कई यूरोपीय सांसद भी शामिल हैं। ये लोग लगभग 50 नावों के एक बेड़े में गाजा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जैसे ही वे फलस्तीनी इलाके के पास पहुंचे, इजरायली नौसेना ने उनके जहाज़ों को रोक दिया। ये भी बताया गया है कि ये जहाज़ मिस्र के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में थे, और वे खुद उस इलाके को खतरे का क्षेत्र या हाई रिस्क जोन मान रहे थे जिसमें वे दाखिल हुए। तो मतलब ये कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती। हाँ, इस पे अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, इजराइल के विदेश मंत्री गिडियॉन सार ने इसे सीधे सीधे उकसावे की कार्रवाई बताया है जी। और चेतावनी दी है कि इसे रोका जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मदद पहुंचानी है तो उसके दूसरे रास्ते हैं।
इजरायली सरकार ने तो काफिले के कुछ लोगों पर हमास से जुड़े होने का आरोप भी लगाया है, हालांकि इसका कोई सबूत उन्होंने सामने नहीं रखा है। अच्छा। दूसरी तरफ ये कार्यकर्ता इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल ऐसा कहकर उन पर जो संभावित हमला हो सकता है उसको सही ठहराने की जमीन तैयार कर रहा है। इस बीच स्पेन और इटली जैसी यूरोपीय सरकारों ने अपने नागरिकों से यानी इन कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे वापस लौट जाएं और टकराव से बचें। तो ये मामला इस पेचीदा सवाल को फिर से सामने लाता है कि मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है। कब मदद पहुंचाने का इरादा एक राजनीतिक बयान बन जाता है। सही बात है। दुनिया के एक हिस्से में ये तनाव है तो दूसरी तरफ कूटनीति के दरवाजे भी खुले दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे अगले 4 हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि बातचीत में सोयाबीन की फसल का मुद्दा अहम होगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये भी लिखा कि चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया है, जिससे अमेरिकी किसान वो परेशान है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक रिश्तों की उठापटक को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे खेती जैसे मुद्दे भी दो बड़ी ताकतों के बीच कूटनीति का अहम हिस्सा बन जाते हैं। और इस तरह की जो हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वे अक्सर व्यापारिक तनाव को कम करने या बढ़ाने में भी निर्णायक साबित होती हैं। और खासकर जब चुनाव नजदीक हो तो किसानों जैसे वोट बैंक की चिंता और बढ़ जाती है, जाहिर है। बिल्कुल। अब अमेरिका के अंदर की बात करते हैं। वहां एक बड़ी खबर यह है कि संसद में फंडिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाया, जिसके चलते आधी रात से संघीय सरकार का कामकाज वो आधिकारिक तौर पर ठप हो गया है, मतलब शटडाउन हो गया है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लिविट, उन्होंने इसका ठीकरा सीधे सीधे डेमोक्रेट्स पर फोड़ा है। उनका आरोप है कि डेमोक्रेट्स सिर्फ पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि अमेरिका इस बात का जोखिम नहीं उठा सकता कि जो लोग अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन्हें टैक्स देने वालों के पैसे से मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दी जाए। ये शटडाउन की बहस में एक नया एंगल जोड़ता है, ऐसा लगता है। हाँ, और यहाँ पर वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठा रही हैं। रिपब्लिकन चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स फिलहाल 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग जारी रखने पर मान जाएं ताकि बातचीत का और समय मिल जाए, लेकिन डेमोक्रेट्स बिना किसी बड़ी रियायत के ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। इस सरकारी कामकाज के ठप होने का असर वो बहुत बड़ा हो सकता है। राष्ट्रीय पार्कों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक लाखों कर्मचारियों और आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि राजनीतिक खींचतान का सीधा असर आम जीवन पर कैसे पड़ता है। सही कहा। इसी सियासी माहौल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाइयों की कीमतें कम करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, लेकिन डेमोक्रेट्स ने उनका साथ नहीं दिया। ये बयानबाजी इस राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा करती है, जहां मुद्दों पर सहमति बनाने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाना वो ज्यादा आसान लगता है। चलिए अब राजनीति से हटकर अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी खबर है जो सोचने पर मजबूर करती है। एलन मस्क इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति $550 अरब अमेरिकी डॉलर यानी आधा ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है। कल टेस्ला के शेयर 4% बढ़े और सिर्फ एक दिन में उनकी दौलत में 9 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया। बाप रे, ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। और जिस रफ्तार से उनकी संपत्ति बढ़ रही है उसे देखते हुए कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि एलन मस्क 2033 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं, यानी 10 खरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स। एक दिलचस्प बात रिपोर्ट में ये भी बताई गई है कि एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के एक सलाहकार समूह, जिसे सोर्स में सरकारी सक्षमता विभाग कहा गया है, उससे अलग होने की घोषणा की थी। उसके बाद से टेस्ला के शेयर लगभग 2 गुने हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी एक व्यक्ति के पास इतनी दौलत जमा होने का मतलब क्या है, और टेक्नोलॉजी कंपनियों का मूल्यांकन किन चीजों पर इतना ज्यादा निर्भर करता है। क्या ये सिर्फ कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित है या फिर बाजार की उम्मीदों और भावनाओं पर भी? बहुत अहम सवाल है ये। अब भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ भी अर्थव्यवस्था और व्यापार को लेकर एक अहम घटना हुई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA उसके समृद्धि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि यूरोप के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने में भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे टेपा कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा मौका है। उन्होंने इसे भरोसेमंद दोस्तों के बीच साझेदारी बताया। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि इस समझौते से किन क्षेत्रों में खास मौके बनेंगे, जैसे जीवन विज्ञान मतलब लाइफ साइंसेज, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और पर्यटन। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टनस्टीन जैसे देश शामिल हैं। श्री गोयल ने इन देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने भारत के पारदर्शी और निवेश के लिए आसान माहौल का जिक्र किया और बताया कि लगभग सभी सेक्टरों में 100% विदेशी निवेश FDI की इजाजत है। साथ ही उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उनके लिए प्रक्रियाएं आसान और तेज होंगी। ये भारत की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वो दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब बनना चाहता है। इस बात पर जोर दिया कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विकसित